हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। और हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेलो। हमने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। अब हमने एक नया एक्ट स्टार्ट किया है, दैट इज राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। ठीक है, मैंने बेयर एक्ट ले लिया है, आपके पास अपना बेयर एक्ट है तो अपने साथ बेयर एक्ट जरूर लेके बैठे। ठीक है, मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। हमने लास्ट जो वीडियो कवर की थी उसमें अभी हम सेक्शंस जो सेक्शन 5 है उसका डेफिनेशन क्रॉस कर रहे थे। 33 तक हमने पढ़ लिया है। उसके आगे के जो सब सेक्शंस हैं वो अब हम कवर करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट बैठे उनसे रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक बैठना, और आपको खुद इतना अच्छा फील होगा, इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होगा। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी जो मीडियम स्टूडेंट है दोनों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि किसी भी लॉ को कितना सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाया जा सकता है मैंने इसके अंदर लिखा है, और साथ के साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 34 जो कि बात करता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? देखिए अगर आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो उसमें बड़ी डेफिनेशंस हैं, तो मैंने उसका एक जिस्ट लिख दिया है कि बेसिकली क्वेश्चन बनेगा कैसे। जैसे कि रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मींस लैंड रेवेन्यू पेबल एनुअली टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू का मतलब क्या? रेवेन्यू का मतलब है भूमि राजस्व। तो अगर हम बात करें राजस्थान टेनेंसी एक्ट, उसमें रेवेन्यू का मतलब होगा लैंड रेवेन्यू पेबल एनुअली टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को हर साल जितना भी भूमि राजस्व दे रहे हैं, ठीक है, उसको रेवेन्यू बोलेंगे। और इसमें वर्ड यूज हुआ है इंक्लूड्स असाइन लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो और इसके अंदर लैंड रेवेन्यू में जो भी असाइन लैंड रेवेन्यू है उसको भी हम रेवेन्यू मानेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 34A, सेक्शन 5 का सब सेक्शन 34A जो कि बात करता है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। अब देखिए जब कोई भी एक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो होगा कि भाई डिस्प्यूट तो अराइज होगा कि कुछ लोग बोलेंगे ये लैंड है, कुछ बोलेंगे नहीं है। तो अब जब कोई हमारा डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो कहाँ जाएगा? तो हमने पढ़ा कि ठीक है बोर्ड होगा, उसके बाद रेवेन्यू एक अपीलेट अथॉरिटी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो ऐसी अथॉरिटी जिसको अपॉइंट किया जा रहा है सेक्शन 20A के अंदर, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट क्या होता है? तो रेवेन्यू कोर्ट का मतलब है वो कोर्ट या वो ऑफिसर जिसके पास जुरिडिक्शन है किस चीज का? एग्रीकल्चरल टेनेंसी मैटर्स देखने का। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? वो रेवेन्यू कोर्ट है। और क्या इंक्लूड कर रहा है रेवेन्यू कोर्ट अपने में? बोर्ड और रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, जिसको अभी हमने 34A में पढ़ा सब सेक्शन में। ठीक है, कलेक्टर, देखिए कलेक्टर भी रेवेन्यू कोर्ट हो सकता है, एसडीओ, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब रेवेन्यू कोर्ट है। उसके बाद है रेवेन्यू ऑफिसर। देखिए ऑफिसर एंगेज इन रेवेन्यू रेंट और मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो जो भी ऑफिसर रेवेन्यू के मैटर्स देख रहा है, रेंट कलेक्ट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, वो सब हमारा रेवेन्यू ऑफिसर कहलाएगा। उसके बाद सायर कौन होते हैं? तो देखिए चार्जेस फॉर राइट्स लाइक कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कोई जमीन है, कोई जंगल है बेसिकली, ठीक है, उस जंगल से जब आप उस जंगल में से आपने अधिकार लिया है कि देखिए जो भी जंगल में प्रोड्यूस उग रहा है, जैसे कि हमने देखा कि वुडन कलेक्ट करना, ये सब चीजें है ना, ग्रेजिंग और फिशरीज, इरिगेशन, वाटर एक्सेट्रा फ्रॉम अनऑक्युपाइड लैंड। तो जो ये राइट है आपका वो चीजें कलेक्ट करने का, उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है सायर। उसके बाद है 37A। 37A बात करता है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या? तो देखिए वो कास्ट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। ठीक है, उसको हम बोलेंगे शेड्यूल कास्ट। उसके बाद है हमारा शेड्यूल ट्राइब। तो वो ट्राइब जिसको स्पेसिफाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 के तहत। ठीक है, उसके बाद होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए सेटलमेंट और रीसेटलमेंट ऑफ रेंट रेवेन्यू। ठीक है, और इंक्लूड्स समरी सेटलमेंट। ठीक है, तो देखिए सेटलमेंट का मतलब क्या है? तो एक बताया कि हम सेटलमेंट को भी सेटलमेंट मान रहे हैं। ठीक है, रेंट का अगर सेटलमेंट हो रहा है तो वही सेटलमेंट है। रेंट को अगर आप रीसेटल कर रहे हैं तो वो भी सेटलमेंट माना जाएगा। साथ के साथ अगर आपने समरी सेटलमेंट किया है तो वो भी सेटलमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ राजस्थान एज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और क्वेश्चन यहां से बनेगा कि स्टेट का मतलब राजस्थान तो है, लेकिन
किस एक्ट के थ्रू आप ये क्लेम कर रहे हैं कि स्टेट मतलब स्टेट ऑफ राजस्थान, तो हम क्या बोलेंगे, सेक्शन 10 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ। तो एसडीओ का मतलब क्या, तो देखिए असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है, जो असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज है, ठीक है, किसी सब डिवीजन का, ठीक है, आप समझे, कोई सब डिवीजन है उसका अगर असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज है तो हम उसको एसडीओ बोलेंगे। साथ में इंक्लूड कर रहा है असिस्टेंट कलेक्टर है फॉर एंटायर डिस्ट्रिक्ट, या तो सब डिवीजन का असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का असिस्टेंट कलेक्टर, तो हम उसको एसडीओ मानेंगे। उसके बाद है सब टेनेंट कौन होते हैं, अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड फ्रॉम अ टेनेंट एंड पेज रेंट टू हिम, मतलब टेनेंट का जो टेनेंट है उसको हम सब टेनेंट बोलते हैं। उसके बाद है तहसीलदार। तो तहसीलदार का मतलब जो कोई भी तहसीलदार जिसको अपॉइंट किया जा रहा है अंडर रेलेवेंट लॉ, ठीक है। उसके बाद है टेनेंट का मतलब क्या, पर्सनल लायबल टू पे रेंट इंक्लूड्स वेरियस कैटेगरीज लाइक आबू एरिया, परमानेंट प्रोटेक्टेड टेनेंट, ठीक है। तो जो कोई पर्सन जिसको रेंट पे करना है उसको हम टेनेंट बोलेंगे, और उस टेनेंट के अंदर बहुत कैटेगरीज इंक्लूडेड है, जैसे कि कोई प्रोटेक्टेड टेनेंट है, कोई परमानेंट टेनेंट है, ठीक है। अजमेर एरिया की बात करें तो वहां पे ऑक्यूपेंसी और हेरिडेटरी वर्ड्स भी इंक्लूड कर रहे हैं टेनेंट में, ठीक है। अगर हम सनल एरिया की बात करें तो वहां पे पक्का या ऑर्डिनरी टेनेंट जैसा वर्ड यूज होता है, और को टेनेंट भी होते हैं, ग्रोव होल्डर है, विलेज का सर्वेंट है, टेनेंट ऑफ खुद कष्ट हो गया, मॉर्गेज। ये वर्ड्स याद रखना जो मैंने समराइज किया है, ये वर्ड्स याद रखना। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि टेनेंट की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है, तो ये 3 ऑप्शन दे देंगे और एक कुछ और दे देंगे, जैसे कि मॉर्गेजी है, ठीक है। देखिए मॉर्गेज में क्या होता है कि जब हमें कोई भी बेसिकली डेट लेना है, ठीक है, हमें कोई भी अमाउंट सिक्योर करना है बेसिकली, तो हम किसी लैंड को गिरवी रख देते हैं, ठीक है, उसके बदले हम अमाउंट ले लेते हैं। तो जो अमाउंट हम ले रहे हैं वो तो है मॉर्गेजर, ठीक है, और जो अमाउंट दे रहा है वो है मॉर्गेजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉर्गेजी है उसको भी टेनेंट बताया गया है। उसके बाद सब टेनेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें एक्सक्लूड किसको किया है, उसमें एक्सक्लूड किया गया है ग्रांटी एट फेवरेबल रेंट। देखिए देख, एक तो होता है कि हम रेंट पे कर रहे हैं, भाई जितना रेंट चल रहा है उतना रेंट पे कर रहे हैं, एक होता है कि नाम मात्र का रेंट दे रहे हैं, तो हम उसको टेनेंट नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने किसी को बस वो ग्रांटी है, ठीक है, ऐसे भूमि हमने ग्रांट में दे दी और वो या तो रेंट पे नहीं करता या तो रेंट पे करता है तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे करता है, तो हम उसको भी टेनेंट नहीं मानेंगे। उसके बाद है इजारादार, ठेकेदार और ट्रेसपासर, इनको भी हम टेनेंट नहीं मानेंगे। हमने पढ़ा था ना इजारादार बेसिकली जो कोई भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ये सब, तो वो भी टेनेंट नहीं है। उसके बाद है ट्रेसपासर का मतलब क्या होता है, तो ट्रेसपासर क्या होता है, अ पर्सन हु टेक्स और रिटेन्स पोजेशन विदाउट अथॉरिटी, ठीक है, आपने किसी की भूमि पर क्या है कब्जा कर लिया है लेकिन आपके पास अधिकार नहीं था, ठीक है, या फिर आप जो उसका राइटफुल ऑक्यूपेंट है उसको रोक रहे हैं उसकी लैंड को यूज करने से, तो वो एक ट्रेसपासर कहलाता है। फिर है विलेज सर्विस ग्रांट। इसका मतलब क्या होता है, विलेज सर्विस ग्रांट का मतलब होता है ग्रांट बाय एनी नेम इधर रेंट फ्री और एट अ कंसेशनल रेट। जब हमने अभी पढ़ा ना ऊपर फेवरेबल रेंट, तो वो इसमें बात की गई है कि विलेज सर्विस ग्रांट का मतलब होता है कि जब आपको कोई ग्रांट मिल रहा है, कोई अनुदान मिल रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से मिल रहा है बाय एनी नेम, और आप क्या कर रहे हैं, या तो आप उसको वो रेंट फ्री मिली है आपको, वो जो भूमि है वो रेंट फ्री मिली है आपको, या फिर थोड़ा बहुत रेंट देना पड़ रहा है गिवन, और किस बदले में आपको वो भूमि मिल रही है, इन ल्यू ऑफ सर्विस। जैसे भाई आप कोई विलेज है, आपने विलेज को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप वॉचमैन लगा लो, आप एक किसी विलेज में आप गार्ड हो, ठीक है, आप चौकीदारी कर रहे हो उस विलेज की, बदले में आपको एक लैंड दे दी गई कि ठीक है आप रेंट फ्री इसको यूज करो, तो वो एक विलेज सर्विस ग्रांट है, क्योंकि आपने विलेज के लिए सर्विस करी और उसके लिए आपको ग्रांट दिया गया है, ठीक है। और जो इसको होल्ड करता है उसे हम बोलते हैं विलेज सर्वेंट, जो इस ग्रांट को होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं विलेज सर्वेंट। उसके बाद है जमींदार। तो जमींदार कौन है, अ पर्सन इन हूम अ विलेज और अ पार्ट ऑफ विलेज इज सेटल्ड अंडर द जमींदारी सिस्टम, ठीक है, वह व्यक्ति जिसके नाम पर जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत गांव या उसका भाग दर्ज हो, ठीक है, किसी पर्सन को विलेज उसका पार्ट क्या कर दिया गया हो, जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या कर दिया गया हो,
दे दिया हो, ठीक है। इंक्लूड्स प्रोपराइटर इन सनल एरिया अंडर मध्य भारत लॉ, और इसमें सुनील क्षेत्र का प्रोपराइटर भी शामिल है, तो उसको बोलेंगे हम जमींदार, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना जो विलेज का हेड है एक तरीके से, जमींदार वर्ड उसके लिए यूज हो रहा है। नलबत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नलबत क्या होता है? पेमेंट, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, किसी के कुएं वगैरह का पानी यूज करते हैं, ठीक है, उसके बदले में जो आप पानी को यूज करने के लिए चार्जेस दे रहे हैं, बेसिकली उसको हम नलबत कहते हैं, ठीक है। बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं? नलबत। तो हमारा ये डेफिनेशन क्लॉज जो है सेक्शन 5 का, ये कंप्लीट होता है और हमने सब सेक्शन 47 तक कवर कर लिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट स्टार्ट होता है, हम करते हैं इसके एमसीक्यू सॉल्व, ठीक है। तो देखिए एग्रीकल्चरल ईयर्स मींस हमने पढ़ लिया था कि जो क्या हो रहा है, जुलाई से शुरू हो रहा है और जून में जुलाई से शुरू होकर जून तक का जो पीरियड है हम उसको क्या बोलेंगे उसको? एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं एग्रीकल्चरल ईयर अभी क्या है, तो जब 2026 चल रहा है, तो जुलाई का इस महीने से स्टार्ट होगा और जून तक जाएगा 2026 के, तो वो हमारा एग्रीकल्चरल ईयर हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड क्या है, तो आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या इंक्लूड था? हॉर्टिकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा? ओनली फार्मिंग तो नहीं है, क्योंकि डेयरी और जो पोल्ट्री है ये सब है, तो हमारा इसमें हम ओनली वर्ड जहां पर आ जाए उसको हटाओ। फिर देखो ब्रॉड क्या है, ब्रॉड है डेयरी एंड पोल्ट्री, तो हम उसको टिक करेंगे। फिर एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स, कृषक का मतलब क्या होता है? वो कृषक का मतलब होता है कि वो पर्सन जो कृषि से अपनी जीविका कमाता है, वो पर्सन जो अर्न करता है अपनी लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर का मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ा। असिस्टेंट कलेक्टर को जो अपॉइंट कर रहे हैं वो किसके तहत कर रहे हैं? कि जो भी वहां का जो है राजस्थान टेरिटोरियल जो डिविजन लॉ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप असिस्टेंट कलेक्टर की जो डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? असिस्टेंट कलेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है अंडर राजस्थान टेरिटोरियल डिवीजन ऑर्डिनेंस 1949, ठीक है, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तो हम उसको या तो किसी भी लॉ के तहत जो असिस्टेंट कलेक्टर अपॉइंट हो रहा है वो, या फिर राजस्थान टेरिटोरियल डिवीजन ऑर्डिनेंस 1949 के अंदर जो अपॉइंट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? असिस्टेंट कलेक्टर। फिर विस्बेदार का मतलब क्या होता है? तो विस्बेदार क्या इंक्लूड कर रहा है अपने में? तो विस्बेदार इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर खातेदार, ठीक है। विस्बेदार में क्या इंक्लूड होता है? खातेदार। क्योंकि अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें लास्ट में लिखा है, पहले तो विस्बेदार मतलब क्या है? अ पर्सन ऑन हुम अ विलेज और पोर्शन ऑफ अ विलेज इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट इज सेटल्ड ऑन द विस्बेदारी सिस्टम। सेम जमींदारी सिस्टम का भी था, जमींदार वाला अगर आप वर्ड पढ़ोगे, अभी हमने लास्ट जो डेफिनेशन पढ़ी है जमींदार वाली, उसमें हमने क्या पढ़ा था? जमींदार में जमींदार शैल मीन्स अ पर्सन हुम अ विलेज और अ पोर्शन ऑफ अ विलेज इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट इज सेटल्ड ऑन जमींदारी सिस्टम। जब जमींदारी सिस्टम के अंदर आपको क्या है, विलेज और विलेज का जो पोर्शन है सेटल्ड किया जा रहा है, तब तो वो जमींदार है। लेकिन जब क्या हो रहा है, आपको विलेज का कोई पोर्शन मिल रहा है सेटल विस्पेदारी सिस्टम के अंदर, तो वो क्या खिलाएगा? विस्पेदार। सिंपल सी बात है, जमींदारी सिस्टम के अंदर कुछ विलेज का पोर्शन मिल रहा है तो जमींदार हो, सॉरी हाँ, जमींदारी सिस्टम में मिल रहा है तो जमींदार हो, और विस्पेदारी सिस्टम के अंदर मिल रहा है तो आपको विस्पेदार हो, ठीक है। और विस्पेदार अपने अंदर क्या इंक्लूड करता है? तो इसमें लिखा है विस्पेदार इंक्लूड्स अ खातेदार इन द अजमेर एरिया, ठीक है। उसके बाद है बोर्ड मीन्स, तो बोर्ड का क्या अर्थ होता है? तो बोर्ड का अर्थ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। सबसेक्शन 6 देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? बोर्ड शैल मीन्स द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट अंदर, और वही कैसे कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं? राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑर्डिनेंस 1949 के तहत या फिर किसी अदर लॉ के तहत। उसके बाद कलेक्टर क्या इंक्लूड करता है अपने में? हमने पढ़ा तो कलेक्टर इंक्लूड कर रहा है अपने साथ एडिशनल कलेक्टर भी। अगर आप इसका सबसेक्शन 7 देखेंगे तो कलेक्टर मींस कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर, और कहाँ पॉइंट हो रहा है? राजस्थान टेरिटोरियल डिवीजन ऑर्डिनेंस 1949 में ही। उसके बाद कमिश्नर, कमिश्नर क्या इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर? तो कमिश्नर इंक्लूड करता है एडिशनल कमिश्नर को भी। सबसेक्शन 8 ओपन करके देखिए, कमिश्नर मींस कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन एंड इंक्लूड एडिशनल कमिश्नर। उसके बाद क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या इंक्लूड करती हैं? ओनली ग्रेन्स नहीं, क्रॉप्स इंक्लूड कर रही है रोज, मेहंदी, पपाया। देखिए ओनली वर्ड तो हटा दो क्योंकि इतनी नैरो तो डेफिनेशन है नहीं कि सिर्फ ग्रेन्स मतलब क्रॉप्स, ठीक है। तो क्रॉप्स के अंदर ब्रॉड डेफिनेशन देखो कि क्या बेस्ट आंसर हो सकता है, तो रोज, मेहंदी, पपाया, ठीक है। क्योंकि क्रॉप अगर आप देखेंगे तो सबसेक्शन 9 में बात की गई है, क्रॉप शैल इंक्लूड श्रब्स, बुशेस, प्लांट्स
climbers such as rose bushes, betel plants, mehendi bushes और plantains and papitas, but shall not include fodder और natural produce. जो natural produce है वो क्रॉप नहीं होती, और फॉडर मतलब चारा वो भी क्रॉप नहीं होती है. उसके बाद क्रॉप क्या इंक्लूड नहीं करती, हमने अभी पढ़ा, तो फॉडर को इंक्लूड नहीं करती और नेचुरल प्रोड्यूस को. एस्टेट इंक्लूड, तो एस्टेट की डेफिनेशन कहां पर है, एस्टेट की डेफिनेशन है सबसेक्शन 10 में. तो एस्टेट मतलब जागीर लैंड और इंटरेस्ट इन जागीर. ठीक है, एक तो बात ये लिखी है. दूसरा, शैल इंक्लूड लैंड और इंटरेस्ट इन द लैंड हेल्ड बाय विस्वेदार. तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी, या तो जागीर लैंड है, ठीक है, या फिर लैंड जो कि विस्वेदार उसको होल्ड कर रहा है उस लैंड को, ठीक है, और जमींदार और लैंड ओनर, उसको हम बोलेंगे एस्टेट. एस्टेट, ठीक है, भू संपदा. तो जागीर लैंड को भी बोल रहे हैं, जमींदार लैंड को भी बोल रहे हैं, विस्वेदार लैंड को भी बोल रहे हैं. ये सब एस्टेट है, ये सब भू संपदा है. और इन सबको जो होल्ड करे वो एस्टेट होल्डर है. ठीक है, जो जागीरदार, विस्वेदार और जमींदार को होल्ड करे वो एस्टेट होल्डर होता है. ठीक है, मतलब जो बेसिकली लैंड को होल्ड कर रहा है. एक बार रिवीजन करते हैं. तो एग्रीकल्चरल में क्या इंक्लूड है, डेयरी, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री. लेकिन फार्मिंग, नॉट ओनली फार्मिंग, सिर्फ फार्मिंग ही एग्रीकल्चर नहीं है. अगर आप डेयरी कर रहे हैं, पोल्ट्री कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, तो भी एग्रीकल्चर माने जाएंगे, कृषि मानी जाएगी. फिर है विस्वेदार. तो विस्वेदार के अंदर हमने पढ़ा अभी कि जो विस्वेदारी सिस्टम से विलेज का कोई पोर्शन है उसको सेटल किया गया है. लेकिन साथ में इंक्लूड करता है खातेदार, हमने अभी पढ़ा, और वो भी कहाँ का, अजमेर का. ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है, याद रखना. उसके बाद कलेक्टर. तो कलेक्टर तो है जिसको कहां पर अपॉइंट किया जा रहा है, राजस्थान टेरिटोरियल डिवीजन, ठीक है, ऑर्डिनेंस 1949 में. उसके बाद क्रॉप्स क्या, तो क्रॉप्स हमने भी पढ़ा, श्रब्स, बुशेस, सब कुछ. लेकिन क्या नहीं, फॉडर नहीं और नेचुरल प्रोड्यूस नहीं. उसके बाद एस्टेट क्या होती है, जागीर हो गई, जमींदार हो गई, विस्वेदार हो गई, ये सब एस्टेट है, ये सब भू संपदा है. और जो इसको होल्ड करे वो कौन हो गए, वो हो गए हमारे एस्टेट होल्डर. ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू करते हैं 11 से 20. एस्टेट होल्डर क्या इंक्लूड करते हैं, तो जागीरदार, विस्वेदार और जमींदार को. ठीक है, उसके बाद है एग्जिस्टिंग जागीर लॉ जो होते हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है. तो क्या इंक्लूड हो रहा है, एक्ट्स भी इंक्लूड हो रहा है, कस्टम एंड यूसेजेस भी इंक्लूड हो रहा है, और ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशन भी इंक्लूड हो रहा है. अगर आप देखेंगे इसका सबसेक्शन 11A, उसमें बात की गई एग्जिस्टिंग जागीर लॉ. तो मतलब उस टाइम पे जो एग्जिस्ट कर रहे थे लॉ, बेसिकली फ्रेगमेंट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भूमि का. ठीक है, लेस देन मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, जो लैंड प्रिस्क्राइब्ड है उससे भी अगर कोई लैंड छोटी है उसको बोलेंगे भूमि का टुकड़ा. ठीक है, कि जरूरत भी नहीं है, इतना छोटा है वो. उसके बाद है ग्रांट. अनुदान का मतलब क्या होता है, राइट टू होल्ड लैंड. जब आपको किसी लैंड को होल्ड करने का राइट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी तो वो लैंड है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ग्रांट में मिल चुकी है, अनुदान में मिल चुकी है, दान में मिल चुकी है. तो ग्रांट का मतलब होता है जब आप कोई लैंड पर राइट होल्ड करते हैं. उसके बाद है ग्रांटी. तो ग्रांटी कौन है, तो ग्रांटी मीन्स पर्सन रिसीविंग ग्रांट. ठीक है, तो जो पर्सन ग्रांट, जिसको भूमि मिली वो हो गया ग्रांटी, जिसने दी वो कौन हो गया, ग्रांटर. तो जो उस भूमि को रिसीव कर रहा है वो हो गया ग्रांटी. उसके बाद है ग्रांट एट फेवरेबल रेंट रेट. इसका मतलब होता है, देखो कभी कभी क्या मतलब, कोई भी भूमि है उसको यूज करोगे तो रेंट तो आपको देना पड़ेगा. लेकिन जब आपने किसी को भूमि दी, ठीक है, उससे रेंट आप बहुत नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं, इतना कि भाई जो स्टैंडर्ड रेट है उससे भी कम ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रांट एट फेवरेबल रेट. ठीक है, तो मतलब लोअर देन स्टैंडर्ड रेंट. ग्रोव लैंड का मतलब क्या होता है, तो ग्रोव लैंड का मतलब होता है जो ऐसी लैंड उसमें इतने सारे ट्रीज है कि उसको हम एग्रीकल्चर के यूज नहीं कर सकते. ठीक है, एक ऐसी लैंड है जिसमें इतने सारे पेड़ उग चुके हैं कि अब हम उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते, वो हमारी होती है ग्रोव लैंड. तो ग्रोव लैंड मीन्स लैंड विद ट्रीज प्रिवेंटिंग एग्रीकल्चरल यूज. हाईकोर्ट का मतलब क्या, हाईकोर्ट मतलब राजस्थान हाईकोर्ट. होल्डिंग का मतलब क्या, तो पार्सल अंडर वन लीज और टेन्योर, उसको बोलेंगे होल्डिंग. इसका मतलब देखो क्या है, होल्डिंग का मतलब अगर आप देखेंगे सबसेक्शन इसका 17 बात करता है होल्डिंग मतलब. सबसेक्शन जोत. तो जोत का मतलब क्या होता है, मींस पार्सल और पार्सल ऑफ लैंड. ठीक है, भूमि का एक या अधिक खंड. ठीक है, किस चीज के लिए, अंडर वन लीज. मतलब जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो टेनेंट है कोई, उसने किसी की 5 बीघा जमीन ली है, उस पे कृषि कर रहा है, 3 बीघा जमीन ली है किसी की, वहां पे कृषि कर रहा है. इन सबको मिला के उसकी एक होल्डिंग मानी जाएगी. ठीक है, ठीक है, तो एक माना जाएगा पार्सल अंडर वन लीज.
या टेन्योर। उसके बाद है फॉर चैप्टर थर्ड बी होल्डिंग इंक्लूड्स, इसके अंदर ना एक्चुअली लिखा है होल्डिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो चैप्टर थर्ड है, ठीक है, उसके प्रोवाइजो में देखेंगे तो चैप्टर थर्ड के लिए होल्डिंग क्या इंक्लूड कर रहा है, लैंड इन होल स्टेट अंडर वन पर्सन, कि इसमें साफ क्लियर कर दिया अगर एक पर्सन है उसका पूरे स्टेट में, राजस्थान के पूरी एरिया में कहीं भी, ठीक है, उसकी जो लैंड है उस एक पर्सन के पास, उसको भी हम होल्डिंग इंक्लूड करेंगे। उसके बाद है इजार और ठेका का मतलब क्या होता है कि जब आप कलेक्शन करते हैं रेंट का, ठीक है, जैसे हमने कोई लैंड है उसको लीज पर दिया और उसका हम रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको जो कलेक्ट कर रहा है वो है हमारा इजारा, जो कलेक्ट कर रहा है उसको हम इजारदार बोलते हैं, और इसको जो हम रेंट कलेक्ट करते हैं लीज पे, इसको हम इजारा या ठेका बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा इजारदार मतलब कौन, जो पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन ग्रांटेड इजारा और ठेका। ठीक है, बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा, जो लीज पर कोई लैंड दी है उस पर हम रेंट और कलेक्ट कर रहे हैं वो इजारदार है वो पर्सन, ठीक है, और जो दे रहे हैं जो एक्चुअली वो रेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इजार या ठेका। पर्सन ग्रांटेड इजारा और ठेका। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में क्या इंक्लूड है, तो इम्प्रूवमेंट इंक्लूड है बिल्डिंग हाउस ऑन होल्डिंग, ठीक है, वेल्स एंड टैक्स बिल्कुल, लैंड लेवलिंग बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन तो ये सब चीजें इम्प्रूवमेंट के अंदर ऐड की गई हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, तो हमने पढ़ा था टेम्पररी कल्टीवेशन। आपने कोई टेम्पररी कल्टीवेशन वर्क किया है, ठीक है, तो हम उसको इम्प्रूवमेंट नहीं मानेंगे, हम तो इम्प्रूवमेंट उसको नहीं मानेंगे। इम्प्रूवमेंट बेसिकली कोई हमने हाउस बनाया है, बेसिकली उसकी वैल्यू बढ़ा दी है उस लैंड की, तब हम उसको इम्प्रूवमेंट मानेंगे, विच इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट। तो टेम्पररी अगर आप बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बेसिकली बांध, टेम्पररी, तो वो भी इंप्रूवमेंट नहीं है। अब है 11 से 20 तक का, एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेगमेंट मतलब एक जो लैंड का एक मिनिमम एरिया होना चाहिए, उससे भी अगर कोई कम लैंड है तो उसको हम फ्रेगमेंट बोलेंगे, मतलब छोटा सा भूमि का टुकड़ा। ग्रांट का मतलब क्या है, ग्रांट का मतलब लीज नहीं होता, ठीक है, ग्रांट का मतलब लीज नहीं होता, क्योंकि लीज से हम क्या करते हैं, रेंट कलेक्ट करते हैं, और ग्रांट में हम या तो रेंट नहीं लेते, फ्री रेंट होता है, या फिर बहुत फेवरेबल रेट पर होता है। ग्रोव लैंड का मतलब क्या होता है कि ऐसी लैंड, उस पर इतने सारे ट्रीज है कि उस पर हम एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते। होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि पूरे स्टेट में जितने भी टोटल मिला के उसके पास जमीन है उसको हम एक होल्डिंग बोलेंगे। इंप्रूवमेंट का मतलब टेम्पररी वर्क नहीं होता, मतलब कुछ परमानेंट काम कर रहे हो तभी उसको इंप्रूवमेंट मानेंगे। अब हमारा 21 से लेके 30 तक के हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। तो जागीरदार मीन्स, तो जागीरदार का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो जागीर लैंड को होल्ड करता है वो जागीरदार होता है। जागीरदार के अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो ग्रांटी फ्रॉम जागीरदार, इसका मतलब एक पर्सन जागीरदार है, उसने अपनी लैंड को आगे किसी को दे दिया, तो जिसको वो लैंड दी, ठीक है, वो ग्रांटी भी, वो पर्सन भी कौन है, जागीरदार माना जाएगा। मैं जागीरदार, मैंने अपनी लैंड किसी को दे दी, वो भी जागीरदार। उसके बाद है जागीर लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड रेवेन्यू राइट्स। हमने पढ़ा था ना जागीर लैंड में क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब आपको किसी लैंड पर रेवेन्यू राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो लैंड भी जागीर लैंड हो जाती है। जागीर लैंड के अंदर क्या इंक्लूड होता है, अजमेर एरिया भी, आबू जागीर लैंड भी और सनेल जागीर लैंड भी, ठीक है, ये तीनों इंक्लूड होती है। उसके बाद खुदकश का मतलब क्या होता है, तो खुदकश का मतलब एक ऐसी लैंड, ठीक है, जिसको स्टेट होल्डर खुद ही कल्टीवेट कर रहा है। जैसे मैं हूं, मेरे पास कोई लैंड है और उसमें उसको खुद ही कल्टीवेट कर रही हूँ, उस लैंड को बोलेंगे खुदकश लैंड, मतलब पर्सनली कल्टीवेटेड लैंड बाय स्टेट होल्डर, जिसकी जमीन वो खुद ही कल्टीवेट कर रहा है। खुदकश में कौन इंक्लूड होता है, सर लैंड भी, निजी जोत भी और हवाला भी, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। खुदकश में क्या क्या इंक्लूड है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं जो इंक्लूड वर्ड से। उसके बाद है लैंड इंक्लूड्स, तो लैंड के अंदर ग्रोव लैंड, पेस्चर लैंड, वाटर बॉडीज सब कुछ है। उसके बाद है लैंड डज नॉट इंक्लूड, लैंड क्या इंक्लूड नहीं करती, तो आबादी लैंड इंक्लूड नहीं करती। उसके बाद है लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली, तो ठीक है, तो लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली के अंदर क्या इंक्लूड है, ओन लेबर से कर रहे हो, अपनी मेहनत से कर रहे हो तो माना जाएगा आपने पर्सनली कल्टीवेट किया है, फैमिली की मदद से कर रहे हो तो माना जाएगा पर्सनली कल्टीवेट कर रहे हो, इवन अगर आपने मजदूरों की हेल्प से भी लैंड को कल्टीवेट किया लेकिन सुपरविजन आप खुद कर रहे तो ये भी माना जाएगा आपने खुद ही उस लैंड को पर्सनली कल्टीवेट किया है। फिर है विच इज नॉट पर्सनली कल्टीवेशन, ठीक है, तो किसको मानेंगे, पर्सनल कल्टीवेशन नहीं है, जब आप शेयर जो है क्रॉप का शेयर कर रहे हैं, जो फसल उगाई जा रही है उसके साथ अगर आप किसी पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं उस क्रॉप को, तो नहीं मानेंगे आपने पर्सनली कल्टीवेट किया है उस
लैंड को। उसके बाद है इन स्पेशल केसेस विडो और माइनर। स्पेशल केसेस में कह दिया कि अगर बेसिकली अगर आपका सुपरविजन नहीं भी है तब भी हम मानेंगे आपने पर्सनल कल्टीवेशन किया है, अगर विडो और माइनर का केस है उस केस में, ठीक है। उसके बाद है लैंड होल्डर का मतलब क्या होता है, जो पर्सन एंटाइटल्ड है रेंट रिसीव करने को, उसको भी हम लैंड होल्डर बोलेंगे। उसके बाद है लैंड होल्डर के अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो सब कुछ, एस्टेट होल्डर भी, ग्रेंटी भी, टेनेंट इन चीफ भी, ये सब लैंड होल्डर है। लैंडलेस पर्सन कौन है भाई, जिसके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा है भूमि का, तो हम तो यही मान लेंगे वो भूमिहीन व्यक्ति है, उसके पास लैंड है ही नहीं। उसके बाद मालिक, मालिक इज, ठीक है, तो मालिक कौन होता है, जमींदार और विस्वेदार आफ्टर एबॉलिशन। देखो पहले एक वर्ड क्या था, जमींदार है ये पर्सन, विस्वेदार है, लेकिन बाद में जमींदारी एबॉलिशन जब हुआ, जमींदारी सिस्टम एबॉलिशन हुआ, तो उसके बाद इन लोगों को मालिक कहा जाने लगा। फिर है मेंबर ऑफ आर्म फोर्स में कौन कौन इंक्लूड है, तो भाई आर्मी भी है, नेवी भी है और एयरफोर्स, तीनों है। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, ओनली ओनली ओनली, तो हम तो ये मानेंगे नहीं भाई, ओनली वर्ड लिखा है, बहुत नैरो कर दिया। फिर हम देखेंगे मतलब इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी ऑल्सो, तो फिर हम जाएंगे डी पे। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। ऑक्यूपाइड लैंड का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाइड लैंड का मतलब होता है कि टीनेंट पोजेशन लैंड, ठीक है, कोई ऐसी लैंड जिसपे किसी टीनेंट का पोजेशन है तो हम बोलेंगे ये ऑक्यूपाइड लैंड है। अनऑक्यूपाइड का लैंड का मतलब क्या होता है, जिसपे किसी का पोजेशन नहीं है तो वो अनऑक्यूपाइड लैंड हो गई। पेस्चर लैंड मतलब जो चरागाह के लिए यूज होती है, जहाँ पे कैटल जो है ग्रेजिंग करती है, ठीक है। उसके बाद पे का मतलब क्या है, देखो पे का मतलब होता है जब हमने कुछ पेमेंट किया, लेकिन भुगतान में शामिल क्या है, तो डिलीवर भी शामिल है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रैप्स क्या है 21 से 30 तक के, कि जागीरदार इंक्लूड करता है ग्रेंटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड का मतलब आबादी लैंड नहीं होता है। पर्सनल कल्टीवेशन इंक्लूड नहीं करता है, शेयर क्रॉपिंग। लैंड होल्डर का मतलब होता है रेंट रिसीवर, ठीक है, और मालिक कब हुआ है, आफ्टर एबॉलिशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोस, माई पैटर्न। इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोस, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।